Okay, so in the last class what we discussed, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? सोशियोलॉजिकल मॉडल, साइको एनालिटिकल मॉडल, ये सब चीजें आई थिंक हो चुके हैं, है ना? एंड हम लोग कंटेम्प्ररी मॉडल भी ईकेबी और निकोशा मॉडल कर चुके हैं. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू द हार्वर्ड स्टेट मॉडल, राइट? ओके, सो एवरीवन स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं. ओके, सो दिस हार्वर्ड स्टेट मॉडल, व्हाट डज इट मीन, और ये मॉडल बेसिकली क्या बताता है? सो दिस हार्वर्ड स्टेट मॉडल जो है ये एक कंप्लीट मॉडल है ह्यूमन कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड. अब कंज्यूमर जो डिसीजन लेते हैं वो तीन, मतलब यहाँ पर जो है वो तीन तरीके से डिसीजन लेते हैं कंज्यूमर, और उस वो क्या क्या है तीन डिसीजन, व्हाट आर दीज थ्री डिसीजन? So the first one is the extensive problem solving, the second one is the limited problem solving, and third one is the routinized response behavior. इन तीनों सिचुएशन में जो कंज्यूमर होता है वो अलग अलग स्टेज में प्रेजेंट होता है. कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन जो है, कुछ कंज्यूमर के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. तो बेसिकली कंज्यूमर का नॉलेज जो है वो ही हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में, प्रोडक्ट को परचेज करने में. और ये जो पूरा मॉडल है इसको ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉडल है और मॉडर्न भी है, ठीक है? तो इसमें एक चीज देखिए, पहला एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब द पर्सन या जो कंज्यूमर है वो इनिशियल डिसीजन मेकिंग स्टेज में है, यानी स्टार्टिंग के बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेज में है, यानी शुरुआत में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में है. यहाँ पर जो पर्सन है, यानी जो भी, मान लीजिए अगर कोई एक्स है तो वो मार्केट के लिए क्या है, वो न्यू कंज्यूमर है, यानी कि वो पहली बार कुछ मार्केट में खरीद रहा है, नया कंज्यूमर है. मतलब कुछ खरीद रहा है इसका मतलब ये नहीं डे टू डे वाला नहीं खरीद सकता, मतलब जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए पहली बार लैपटॉप लेना, पहली बार मोबाइल लेना, समथिंग लाइक दैट. सो द पर्सन इज न्यू कंज्यूमर और न्यू कस्टमर, और यहाँ पर जो पर्सन है उसके पास बिल्कुल भी नहीं या बहुत थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन. यानी कि अगर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में आज भी हम लोग को नॉलेज नहीं होता है, जैसे बहुत लोग को ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं होता, बहुत लोग को लैपटॉप का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नॉलेज नहीं होता है. तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में बायर है यानी कंज्यूमर है, उसको नॉलेज भी बिल्कुल भी नहीं है या बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है? अब यहाँ पर नॉलेज किस चीज का नहीं है, यानी प्रोडक्ट से भी रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं है, ब्रांड से रिलेटेड भी ज्यादा नॉलेज नहीं है. अब बहुत लोग का चश्मे का मैं पूछूंगी चश्मे का कितना ब्रांड आता है तो बहुत कम लोग बता पाएंगे, राइट? सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट हियर द पर्सन, द बायर हैव वेरी लिटिल नॉलेज और नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. क्लियर हो गया? एंड द सेकेंड थिंग क्या है बेसिकली इसमें, कि जो बायर है वो बिल्कुल मार्केट में नया है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड बायर नहीं. क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ इस स्टेज में क्या चाहेगा सबसे पहले कंज्यूमर, क्या वो तुरंत से जाकर के लैपटॉप को खरीद लेगा? नहीं, वो पहले इंफॉर्मेशन को सीख करने की कोशिश करेगा, यानी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमने कभी खरीदा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट का. तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप क्या कोशिश कीजिए एक्वायर करने का? इंफॉर्मेशन. So in the extensive problem solving stage, the consumer is going to basically seek the information, right? And he or she is going to analyze the different brands available in the market. आगे बात समझ में? तो ये होता है extensive problem solving वाला stage, ठीक है? Second आपका क्या है? देखिए, second one is the limited problem solving. इस लेवल पे जो बायर होगा उसके पास जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब जैसे कि एग्जांपल में लैपटॉप खरीदने गए तो ये पता है कि i3, i4, i5, i7, मतलब i3, i5, i7 इस तरीके से प्रोसेसर है, बट बेसिकली प्रोसेसर कैसे वैरी हो रहा है, क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नॉलेज नहीं. यानी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड. इंफॉर्मेशन क्या है? लिमिटेड है और इनएडिक्वेट है. इनएडिक्वेट इसका मतलब कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. पहले वाले में तो बिल्कुल भी, मतलब बोल सकते हैं ना कि बिल्कुल था ही नहीं, नो, और बहुत वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन था. यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और
इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है किसका, बायर का। यहाँ हार्वर्ड सेट ये बताना चाह रहा है कि हर एक कंज्यूमर को वी कैन नॉट एबल टू मेजर विद द सेम, जो तराजू से हम सेम सब कंज्यूमर को नहीं मेजर कर सकते। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइम पे कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग अलग होगा। अगर हमें एक सॉल्ट लेना होता है, एग्जाम्पल में सॉल्ट लेना होगा तो घर के पास भी जाके खरीद लेंगे, 10 रुपए की टॉफी लेनी होगी घर के पास जाके ले लेंगे। बट अगर कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेना होता है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेना होगा जिसका नॉलेज नहीं है, तो यहाँ तक मैं कहूँ तो शेयर मार्केट के लिए भी बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है, तो कौन सा शेयर लेना उसके बारे में भी नहीं पता, राइट। सो ऐसे केस में कंज्यूमर का बिहेवियर वैरी करता है। जब आपके पास कम इंफॉर्मेशन है तो आप अलग तरीके से बिहेव करोगे, जब लिमिटेड है तो आप अलग बिहेव करोगे, जब रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स यानी ऐसे कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो हमेशा खरीद रहे हो रूटीन वे में, तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है, वैरी करता है, ठीक, समझ में आई बात यहाँ तक। तो लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सिचुएशन में क्या है कि आपके पास इनएडिक्वेट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, ब्रांड के बारे में। मैंने बताया ना चश्मे का भी ब्रांड बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपकी क्लास में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर, और बहुत लोगों को जो आप लोग देखते हैं ना हैंड टूल्स आते हैं जैसे कि हथौड़ा, ये सब जो आता है, इसके बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा, बिकॉज ये सारी प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते ही नहीं है, राइट। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट इन लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन द कस्टमर्स हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट द मार्केट, प्रोडक्ट के बारे, सामान के बारे में और ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट, मार्केट एंड ब्रांड। बायर्स कई बार इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इतने सारे ब्रांड देखता है ना कि उसको कंफ्यूजन होने लगेगा, यानी कि वो पर्सन क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्या खरीदना है। आई बात समझ में। अब लैपटॉप गए खरीदने तो एचपी का देखा, लिनोवो का देखा, डेल का देखा, तो बस कंफ्यूज, कौन सा ले समझ नहीं आ रहा। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट ही करने नहीं आ रहा है कि अलग अलग ब्रांड में क्या क्या अलग अलग खूबी है। आ रही है बात समझ में। सो हियर द बायर्स समटाइम्स बिकम कंफ्यूज्ड। क्लियर हो गई बात। Therefore, जो बाइंग डिसीजन होगा, बाइंग डिसीजन से पहले यानी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ऐसे जो कंज्यूमर होंगे वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब वो सारे ब्रांड के बीच में कंपेयर करेंगे, कंपनी का कुछ हेल्प लेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालेंगे और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब जाकर के वो फिर मार्केट से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं कि वो बीच में ही मार्केट में प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, यानी बीच में ही प्रोसेस को रोक देते हैं। कभी भी किसी भी कंज्यूमर जो है जब तक प्रोडक्ट को फाइनली परचेज नहीं करता है यानी एक्शन नहीं लेता है, तब तक आप नहीं मान सकते कि कंज्यूमर ने कुछ खरीदा। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट सम टाइम द कंज्यूमर जो है वो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, वो भी बीच में ही चला जाता है, छोड़ देता है, लीव कर देता है, राइट। यहाँ पर अगर वो कस्टमर फाइनली प्रोडक्ट खरीदेगा तो कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा। और आप लोगों को पता होगा कि Amazon में ये चीज आपको मिलेगा, जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीदोगे तो वहां पर 4 ब्रांड मोबाइल का जो लेटेस्ट आया होगा वो कंपैरेटिव नीचे करके बता देगा, कैमरा से, प्रोसेसर से, वारंटी से, पूरा। तो दैट इज अ कंपैरेटिव चार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही चीज कस्टमर यूज करेगा, कंपैरिजन देखेगा अलग अलग ब्रांड का, ठीक है, वारंटीज देखेगा, मतलब आफ्टर सेल सर्विस वगैरह क्या एड ऑन है इसमें, है ना। और साथ साथ में वो क्या करेगा, अलग अलग ब्रांड को देखेगा और ये भी देखेगा कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। क्लियर हो गया, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा। ये कौन करेगा, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। थर्ड आपका आता है दैट इज रूटीनाइज्ड। रूटीनाइज्ड रिस्पांस बिहेवियर का मतलब है कि बायर को पूरा नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, उसको इतना सा भी डाउट नहीं कि वो कौन सा गलत प्रोडक्ट खरीद रहा है, because he is confident because he already purchased a product a lot, यानी उस प्रोडक्ट को उसने कई बार खरीदा है, वो रूटीनाइज्ड फॉर्म में है। जैसे कि मान लो गर्ल्स के मैं बारे में बताती हूँ, गर्ल्स जैसे होती है कि कुछ कपड़ों का ब्रांड है तो उनके लिए अगर सुटेबल है तो वो हमेशा वही खरीदती है। ट्रू, दे डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। हाँ, ये होता है कि दे आर गोइंग टू डू द इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट एज वेल, कि कोई नया ब्रांड आया तो खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर का मतलब है बायर्स को प्रोडक्ट के बारे में 100% अवेयरनेस है, यानी वो जानता है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। साथ साथ में दे हैव नॉलेज अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फीचर्स के बारे में, कौन से प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट है, प्रॉस एंड कॉन्स, यानी लेने से पहले, लेने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको इसके बारे में भी पता है प्रोडक्ट का। उस
के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, यानी वो इतना पर्सन नॉलेजेबल है कि वो बेटर वे में इवेल्युएट कर सकता है और मल्टीपल ऑप्शन के साथ कंपेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा ना, वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो एडवांस में डिसाइड कर लेगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। यानी ऐसे पर्सन जो नॉलेजेबल होंगे, स्किल्ड होंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा और हमेशा से एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, एक्सपीरियंस कंज्यूमर होंगे, वो क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट को खरीदने से पहले डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदना है। बहुत सारे लोग च्यवनप्राश भी खरीदते हैं ना, तुमको पता होता है कि पहले से कि डाबर का खरीदना, तो वो तो आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए, है ना। तो कपड़ों के लिए भी होता है, कई बार आपके आजकल तो मोबाइल फोन के लिए भी लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, बिकॉज एडवांस में प्री लॉन्च हो जाता है, राइट, प्री लॉन्च इवेंट आ जाता है, बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। So in short, what I want to say, here in the routinized response behavior, the consumer are confident, knowledgeable, as well as they have full idea that what kind of product they are purchasing. तो ये तीन तरीके का बिहेवियर होता है कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। यानी कि एक कंज्यूमर कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, सबसे पहले खरीदने के लिए वो क्या करेंगे, सब चीज एनालाइज करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। सेकंड, बीच मिडिल कह सकते हैं, मिडिल वाले ऐसे जो लोग होंगे, नॉलेज है लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है, कंफ्यूजन है, ठीक है, क्लियर नॉलेज नहीं, क्लैरिटी नहीं है ब्रांड के बारे में। और लास्ट वाले जो होंगे, एकदम क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है और वो प्रोडक्ट को आराम से खरीद सकते। तो जो सबसे लास्ट वाले रूटीनाइज्ड रिस्पांस बिहेवियर वाले होते हैं ना, वो तो कई बार ना रिसर्च सर्च वाला भी काम एक्सट्रीम करते ही नहीं, वो डायरेक्टली जाते हैं परचेज कर लेते, ठीक है। तो ये हुआ तीन तरीके का आपका डिसीजन, या बोल सकते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर, बायर का एक तरीके से फीचर, ठीक है, किस तरीके से वो डिसीजन लेगा आगे चल के परचेज करने का। उससे पहले सबसे पहला वाला जो है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहला है, कंज्यूमर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये पर्सन हर एक स्टेप पे बढ़ेगा, यानी रिसर्च करेगा, थिंकिंग बनाएगा, बिहेवियर में कन्वर्ट करेगा, परचेज करेगा, ठीक है। उसके सेकंड वाले आधा स्टेज और जो सबसे लास्ट वाले हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, बताया होगा, याद होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अब हार्वर्ड-स्टेट मॉडल जो है वो आप लोग देखिए, सब लोग के पास है, पीडीएफ सबके पास है ना, ठीक है। अब ये मॉडल जो बना हुआ है ध्यान से देखिए, इनपुट, स्टिमुलस, डिस्प्ले, इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज। ऑनलाइन क्लास सबको सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। ऑनलाइन क्लास? यस मैम। यस मैम। ऑनलाइन क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, सो द सिग्निफिकेंट स्टिमुली एंड सिंबॉलिक, ये थोड़ा बड़ा मॉडल है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर मॉडल्स, तो इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टिमुली एंड सिंबॉलिक स्टिमुली सबको क्लियर हो गया। सोशल स्टिमुली इज समथिंग व्हेन वी आर इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ आवर फैमिली, बिकॉज ऑफ आवर क्लास, बिकॉज ऑफ द रेफरेंस ग्रुप लाइक फ्रेंड्स, कलीग्स, ठीक है, ऑफिस फ्रेंड्स जो होते हैं आपके कलीग्स वगैरह, उनसे जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट को हम देखते हैं फिर हम परचेज करते हैं, सो दैट इज सोशल स्टिमुली, ठीक है। सो हियर द स्टिमुली कैन बी टेकन फ्रॉम द थ्री वेज। The first one is significant, the second one is symbolic, and the third one is, ठीक है, the significant stimuli is something which is related with the consumer, like consumer कैसे उसको grab करते हैं। Symbolic stimuli is something that how the company is showing the product, clear हो गया ना, how the company is showing the product, यानी प्रोडक्ट को कैसे दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को निगेटिव या पॉजिटिव वे में लें, राइट। तो symbolic is something which is related with the कंपनी कैसे आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे, अपने प्रोडक्ट को, राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर आपका इनपुट स्टिमुलस हो गया, मतलब इनपुट हमने ले लिया, कहां से ले लिया, तीनों तरीके से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट जो है वो बेसिकली मिडिल मॉडल है। यहाँ पर दो तरीके से कंस्ट्रक्ट है, हाइपोथेटिकल में आपका दो आएगा, परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट। परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट, दिस बोथ आर पार्ट ऑफ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। अब हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है वो देखते हैं। सो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इज समथिंग वेयर it includes all the psychological
variable, psychological variable that is related with your thinking, which is related with your mind, that is related with your experience, that is related with your knowledge. इंटरनली आपने कितना एग्रीगेट इंफॉर्मेशन रखा है दिमाग में अपने, वो यहाँ पर आपके काम आएगा. साइकोलॉजिकल आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आ रही है बात समझ में. सो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में दो कंस्ट्रक्ट, एक परसेप्चुअल है और एक लर्निंग कंस्ट्रक्ट. ठीक है, समझ में आया. हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, दैट इज रिलेटेड विद द बेसिकली साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी दिमाग से रिलेटेड. ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड. अब यहाँ पर इसको दो कैटेगरीज में है, एक परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है और सेकंड जो है दैट इज लर्निंग कंस्ट्रक्ट. अब परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट क्या है वो देखिए. परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट में यहाँ चार चीज दिया है, ओवर्ट सर्च, स्टिमुलस एम्बिगिटी, अटेंशन एंड परसेप्चुअल बायस. ओवर्ट सर्च का मतलब क्या होता है, बार बार सर्च करना. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट का कुछ भी एडवर्टीजमेंट देखा, हमें कंफ्यूजन हुआ, वापस से सर्च किया. ठीक है, एक बार सिग्निफिकेंट स्टिमुलस देखा, फिर सिंबॉलिक देखा, फिर कंफ्यूजन हुआ, वापस आ गए. स्टिमुलस एम्बिगिटी इज समथिंग जहां पर आप कंफ्यूजन वाले स्टेज में. ठीक है, ओवर्ट सर्च बार बार सर्च करना, स्टिमुलस एम्बिगिटी जहां कंफ्यूजन है, उसके बाद फिर फाइनली जब कंफ्यूजन दूर हुआ, प्रोडक्ट के लिए अटेंशन दिखाया, उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करके परसेप्चुअल बायस पे, यानी प्रोडक्ट के लिए क्या परसेप्शन बना, फिर आगे चले गए. मतलब ये थोड़ा मूव ऑन करेगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट. ये मॉडल को दिखाने के लिए इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट. सी, परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, तो परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि आपके कस्टमर क्या प्रोक्योर करते हैं, यानी वो क्या चीज रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब क्या चीज वो लेते हैं दिमाग में अपने. जैसे मान लो कि अभी एडवर्टीजमेंट आया तनिष्क का, एग्जाम्पल के लिए, इसको दूसरे वे में नहीं सिर्फ एग्जाम्पल में लो. जैसे तनिष्क ने अपना एडवर्टीजमेंट दिखाया, बिकॉज दे ऑलवेज शो द वेडिंग सीन एंड ऑल, तनिष्क ऑलवेज शोज दीज काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड विद द इंडियन कल्चर एंड ऑल. So when I saw that advertisement, for once I liked that advertisement because of their advertisement design. But finally what I took from that advertisement, that was वो क्या था कि इसका चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो डिजाइन में, बट मेकिंग चार्ज बहुत हाई है, समथिंग लाइक दैट. यानी व्हाट यू प्रोक्योर, आपने क्या अपने दिमाग में रखा, लिया, अपने दिमाग में क्या डाला उस प्रोडक्ट को लेकर के. So here the perceptual construct is something where the consumer procurement and perception of the information provided at the input stage. यानी input stage से जो जो चीजें आपको दिखाई गई, उसको आपने अपने दिमाग में कैसे लिया, procure कैसे किया. ठीक है, अपने दिमाग में उसको कैसे डाला आपने. ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिया. जैसे बोला ना मैंने कि तनिष्क they were showing about the design and all, but how I took that they are taking very high making charges, right? So that is something which is related with negative. And if I'm positive, what I will think that कितना भी हो प्योर गोल्ड तो यही मिलेगा, एक सेफ्टी यहाँ मिलेगा. सही बात है ना. So in short, in both way the consumer can take the, मतलब दोनों इम्पैक्ट हो सकता है. तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से चीजों को देखा. पहला देखा कि भाई निगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, तो मतलब आपने अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन इनपुट से जो दिखाया गया उसको कैसे लिया. परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट में आगे देखिए कि इट इज एन एलिमेंट्स, एक मिनट, it is an elements, essential element since it drive the buyer's brand selection and purchase. यानी कि ये जो तरीका है, जो परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है, is something which is helpful for purchasing the product. यानी फाइनली हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे, वो यहीं से शुरुआत हो जाता है इसका. तो सबसे पहला आपका आता है सेंसिटिविटी टू इंफॉर्मेशन. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सेंसिटिविटी टू इंफॉर्मेशन, यानी बायर्स जो है अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने दिमाग के ओपननेस से वो क्या चीज इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव कर रहा है. पहला हुआ सेंसिटिविटी टू इंफॉर्मेशन का मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, यानी कंज्यूमर का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और उस अंडरस्टैंडिंग लेवल से उसने प्रोडक्ट को कैसे लिया. क्लियर हो गया, सेंसिटिविटी टू इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन. सेकेंड वन इज परसेप्चुअल बायस, यानी कि इंडिविजुअल का जो खुद का सोच होगा उस हिसाब से वो ब्रांड को, पर्टिकुलर ब्रांड को अपने दिमाग में रखेगा. जैसे आज भी अगर बजाज आता है दिमाग में तो सोचते हैं ना कि बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत टिकाऊ इसके प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा परसेप्शन बना हुआ है उस प्रोडक्ट को, ब्रांड को लेकर. तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दिखाया गया वो मैंने लिया, और उसके अलावा जो मेरा परसेप्चुअल बायस था, यानी कि मैं किस तरीके से सोच रखती हूँ ब्रांड को लेकर के. ठीक है,
ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन, यानी कंज्यूमर के परसेप्शन को देखते हुए ऑफ ईच ब्रांड, अलग अलग ब्रांड का, द बायर इज पार्शियल टुवर्ड अ पर्टिकुलर ब्रांड, यानी यहाँ पर जो पर्सन होगा वो हर एक अलग अलग परसेप्शन होगा और साथ साथ में उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सोच अलग होगा। जैसे आज अगर मुझे 4 मिल जाएगा पंखे का ब्रांड, फैन का ब्रांड, तो मेरा सोच जो है ना वो घूम फिर के बजाज की तरफ मूव करेगा। तो इसको कहते हैं परसेप्चुअल बायस, जहां पर आप पर्टिकुलरली आप ब्रांड के बारे में, किसी ना किसी ब्रांड के बारे में इतना पॉजिटिव सोचते हो कि बाकी ब्रांड से उसको आप अलग कर ही दोगे। क्लियर हो गई? तो परसेप्चुअल बायस इज समथिंग वेयर वी आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द ब्रांड बिकॉज आवर परसेप्शन इज लाइक दैट ओनली। आई बात समझ में? परसेप्चुअल बायस क्या हुआ? आई बात समझ में? ऊपर जा रहा है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। एक बार बायर मतलब ऑब्वियसली एक बार उसने देख लिया, परसेप्चुअल बायस समझ में आया। नेक्स्ट इज सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। बायस जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा फॉर मेकिंग द राइट डिसीजन। क्लियर हो गई बात? ये जो तीनों चीज दी हुई है, आई गेस यहाँ पर इसको नहीं दिया हुआ है। परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट जो मॉडल है उसमें अलग दिया हुआ है, ठीक है? तो कंफ्यूजन मत रखना, कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के। हो जाओगे तो हटा देना, जो मैंने बताया है वही लिख लेना, जो क्लास में करवाया है ना, नोट्स लिखवाया ना, वही लिख लेना। ये भी लिख सकते हो, ठीक है? सेंसिटिविटी देखो यहाँ पर लिखा है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विद द ओवर्ट सर्च, यानी बार बार आप सर्च करोगे राइट डिसीजन लेने के लिए। परसेप्चुअल बायस तब आएगा जब आप बिल्कुल पर्टिकुलर होंगे ब्रांड के बारे में। ब्रांड एम्बिगिटी तब होता है, यानी फिर जब स्टिमुलस एम्बिगिटी तब होगा जब आपके पास अलग अलग ब्रांड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रहा है, कंफ्यूजन वाला स्टेज, ठीक है? उसके बाद अटेंशन इज समथिंग व्हेन वी आर शोइंग अटेंशन टुवर्ड द पर्टिकुलर ब्रांड। इसको देखो, परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट वो 3 तो बता दिया मैंने, उसके अलावा यहाँ पर देख लो एक बार जो मॉडल है उसमें ओवर्ट सर्च, बार बार सर्च करना। स्टिमुलस एम्बिगिटी, बहुत सारे ब्रांड के बीच में कंफ्यूजन होना। बाद में एक ब्रांड को चूज करना, अटेंशन शो करना, फिर एक ही ब्रांड को मैंने परसेप्चुअल बायस बन जाना, यानी एक ही ब्रांड को पर्टिकुलर मानना, अटेंशन दिखाना सारे ब्रांड के लिए, परसेप्चुअल बायस होना, यानी अपने फाइनली परसेप्शन के हिसाब से उस प्रोडक्ट को लेना। कई बार आप लोग मार्केट में जाते हो ना, तो क्या होता है, दुकानदार बोलता है ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये ज्यादा बेटर, ये ज्यादा बेटर, लेकिन आप क्या बोलते हो कि नहीं यही वाला फाइनली बेहतर। क्यों कहते हो? ये पहले से ही दिमाग में सेट होता है ना, लेकिन फिर भी हम बार बार एनालाइज करते हैं कि या तो इससे कुछ बेहतर मिल जाए या जो हम ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तो ओवर्ट सर्च तो हम करेंगे, स्टिमुलस एम्बिगिटी आएगा, इतना कंफ्यूजन होगा, अलग अलग ब्रांड वाले दिखाएंगे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब ज्वेलरी का देखो, तनिष्क भी दिखाता है, पीसीजे भी दिखाता है, कल्याण ज्वेलर्स भी एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट करता है। अब है तो सारे ब्रांड अच्छे ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन घूम फिर के उसी ब्रांड पे जाओगे जिससे हमेशा से खरीदते आए हो, या फिर जिसका जिसका ज्यादा नाम सुना होगा, या तो बहुत जो पुराना होता है ना। तो ये परसेप्शन होता है। समझ में आई बात? तो बहुत ज्यादा सर्च किया, स्टिमुलस एम्बिगिटी, कंफ्यूजन था, अटेंशन दिखाया ब्रांड के लिए, फाइनली जो परसेप्शन था उस हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? परसेप्चुअल बायस यहाँ तक समझ में आया? लर्निंग परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट समझ में आया ना? थिंकिंग कैसे डेवलप हो रहा है, थिंकिंग कैसे बन रहा है, समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज लर्निंग कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर आप चीजों को कैसे सीखोगे, लर्निंग क्या होगा? लर्निंग कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि बायर जो है अपने नॉलेज को, अपना ओपिनियन को, अपने एटीट्यूड इज समथिंग जहां पर हम यस और नो करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? ये वाला मार्क्स दिखा दिया नो, दूसरा मार्क्स दिखा दिया यस, तो दिस इज नोन एज एटीट्यूड वेयर वी हैव 2 ऑप्शंस, यस और नो, ठीक है? So here in the learning construct ये डिफाइन करेगा कि बायर को क्या क्या हो गया मुस्कान, बायर को क्या नॉलेज है, बायर को क्या नॉलेज है, उसका क्या ओपिनियन है, यानी ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन इज समथिंग जहां पर हाँ क्या सोच है आपकी, ओपिनियन क्या है कि भाई अच्छा तुम ये वाली कंपनी का ले रहे हो, अच्छा तुम सैमसंग ले रहे हो बहुत हैंग करता, अरे तुम ये ले रहे हो, ऐसा नहीं 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 ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग दिस, राइट? अरे अच्छा तुम एमआई ले रहे हो, अच्छा ये होगा, अरे तुम वो ले रहे हो, वो तो हाँ क्या बोल रहे हो? चला जाएगा मतलब नो, चलिए ध्यान से सुनिए।
हाँ, परसेप्शन इज समथिंग जो आपने दिमाग में थिंकिंग बनाया, ओपिनियन समथिंग आपका सोच क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, जैसे इस कैमरा को लेकर के हाँ ये बहुत अच्छा कैमरा है, ये सीपीयू को लेके बहुत अच्छा है, इस कंपनी का एचपी का, लाइक दिस, ठीक है। सो हियर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज योर एटीट्यूड एंड फाइनली एंड एंड डिसीजन ऑन प्रोडक्ट और ब्रांड सिलेक्शन, यानी इन शॉर्ट कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को एंड डिसीजन आपका क्या होता है प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, यानी आप प्रोडक्ट को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये लर्निंग कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। लर्निंग कंस्ट्रक्ट में एक बायर के पास अलग अलग रीजन होता है, यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने का मोटिव क्या है, क्यों लेना है प्रोडक्ट को, क्यों लेना है प्रोडक्ट को, उसका मोटिव क्या है। अब जैसे कोई कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर मान लो वो एप्पल ले रहे हैं तो उनका क्या थिंकिंग होता है कि भाई स्टेटस के लिए, कुछ लोग लेते हैं क्योंकि उनको सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसके बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सो इन दैट केस व्हाट इज द मोटिव ऑफ परचेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट दैट मैटर्स। आपका ले प्रोडक्ट खरीदने का क्या मोटिव है, किताब खरीदने का क्या मोटिव है, रैपिडिक्स खरीदने का क्या मोटिव है, इंग्लिश सीखना, राइट। तो ये समथिंग रिलेटेड विद दैट। तो व्हाट इज योर मोटिव, यानी व्हाट इज द गोल बिहाइंड परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। जैसे कुर्ता खरीदना, क्यों खरीदना, ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। Next one is choice criteria. Choice criteria is something which is basically related with the principles. यानी आप प्रोडक्ट को कैसे चूज करते हो। Some are choosing the clothes on the basis of fabric, right? यानी चूज करने का क्या रीजन है, फैब्रिक पे, उसके प्राइस पे, उसके ऑफर पे, उसके कलर पे। तो चॉइस क्राइटेरिया आपका क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट को चूज करते हो। अब जैसे फोन में भी 10 कलर आता है, बट कुछ ना कुछ तो चूज करते हो ना कलर, राइट। नेक्स्ट, brand comprehension. Brand comprehension is something which is related with the what information about the product or brand pertained by the buyer, ठीक है। एक मिनट, चलो चलिए, what is the various learning construct। अब किस तरीके से कंज्यूमर का क्या मोटिव है प्रोडक्ट को खरीदने का, मोटिव क्या है खरीदने का, क्या रीजन है, गोल क्या है प्रोडक्ट को खरीदने का, ठीक है। हर एक पर्सन का कुछ गोल होता है, कुछ रीजन होता है, कुछ नीड होता है। सेकेंड इज चॉइस क्राइटेरिया। चॉइस क्राइटेरिया इज समथिंग लाइक ऑन व्हाट बेसिस यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर परचेजिंग दिस, इवन अगर आप ये पर्दा खरीदो, व्हाट इज द बेसिक रीजन, लाइक ऑब्वियसली फॉर बिकॉज देयर इज अ विंडो, सो फॉर ढकने के लिए, कवर करने के लिए, राइट। सो हियर व्हाट इज द चॉइस, व्हाट इज द रीजन, मोटिव क्या है, किस तरीके से चॉइस करोगे, लाइक कलर सिलेक्शन कैसे करोगे, क्लोथ का क्या इसका आपका फैब्रिक है, राइट। नेक्स्ट वन इज ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन। ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग वेयर आप प्रोडक्ट को लेकर के बायर जो है क्या सोचता है, लाइक द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और ब्रांड परटेन्ड बाय द बायर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ब्रांड को लेकर उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्रांड, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ब्रांड को लेकर। आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड इज समथिंग जहां पर अगर आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद है, यू विल विलिंग टू परचेज द प्रोडक्ट। विलिंग का मतलब होता है खुद से खरीदने के लिए विलिंग करोगे, यानी कि चाहोगे प्रोडक्ट को खरीदना, राइट। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट इज द बेसिकली एटीट्यूड टुवर्ड दैट प्रोडक्ट। एक ही बार में प्रोडक्ट को देखा, एक ही बार में प्रोडक्ट को क्या कर दिया, ना, एक ही बार में प्रोडक्ट को क्या कर दिया, हाँ। So what is basically your attitude and why? What is the willingness? यानी आपका क्या willingness, आप कितना प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, right? Next one is confidence. Confidence is something. Confidence का मतलब क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को लेकर के कितना पॉजिटिवली सोच रहे हो, एकदम श्योर क्या, एश्योरेंस। जैसे कई बार कंपनी भी एश्योरेंस के लिए क्या करती है, आपको बेसिकली क्वालिटी सर्टिफिकेट देगी। अब जैसे फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदोगे तो एश्योर्ड लिखा होता है। तो एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल चेक्ड है, ठीक है। सो व्हाट इज हाउ वी कैन डेवलप द कॉन्फिडेंस टुवर्ड परचेजिंग द प्रोडक्ट, यानी बिल्कुल पॉजिटिवली सोच रहे हैं, हाँ प्रोडक्ट को खरीदना है। कॉन्फिडेंस इंटरनली, हाउ मच श्योर यू आर, हाउ मच कमिटेड यू आर टुवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन। इंटेंशन इज समथिंग रिलेटेड विद कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब इंटेंशन क्या है, खरीदना चाहते हैं कि नहीं, जानबूझकर खरीद रहे हो, गलती से, मतलब इंटेंशन क्या है आपका, इसके पीछे क्या मतलब, दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द मोटिव, एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ द आउटपुट वेरिएबल इज समथिंग हियर, सम आउटपुट का मतलब होता है कि ये सारे चीजों के बाद क्या होगा। कुछ लोग जो होंगे वो अटेंशन तक, यानी कि परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट के अटेंशन तक ही आकर के प्रोडक्ट को छोड़ देंगे,
यानी कि अटेंशन तक वो पहुंचेंगे, रीच करेंगे, उसके बाद ही प्रोडक्ट को लेना छोड़ देंगे, यानी लीव कर देंगे। ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन, ब्रांड के का डिफरेंस समझेंगे, ब्रांड को अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो कोई भी रीजन हो, उसके बाद प्रोडक्ट को लेना छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड, यानी खरीदना चाहते हो या नहीं चाहते। एटीट्यूड हो गया नहीं खरीदना चाहते, छोड़ दिया, एटीट्यूड पे आए, छोड़ दिया, यानी खरीदने का मोटिव भी था, चॉइस भी कर लिया, लेकिन बाद में फिर मना कर दिया प्रोडक्ट को खरीदने से। इंटेंशन, बिल्कुल खरीदने वाले स्टेज पे थे, लेने का बिल्कुल मन था, फिर वहां पर छोड़ दिया। या फिर इंटेंशन के बाद होता है परचेज, यानी मन बना लिया खरीदना है, लेकिन इंटेंशन के बाद परचेज करना था, फिर भी किसी भी पैसे हो सकता है रीजन। अभी क्या क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस रीजन हो सकता है, आपका टाइम प्रेशर रीजन हो सकता है, या फिर जैसे कई बार तो ऑनलाइन में प्रोडक्ट लेने के लिए सोचते हैं अच्छा लगता है, लेकिन फिर छोड़ देते हैं कार्ट में, होता है ना, खरीदने तक प्रोसेस करते ही नहीं। व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों ये चीज होता है? डिलीवरी टाइम ज्यादा है, टाइम प्रेशर हो गया, या उसका काम जो है वो काफी महीने बाद है काम, लेकिन काफी महीने बाद है, या फिर सोशल क्लास, अरे ये वाला इस तरीके का तो कपड़ा नहीं ले सकते, नहीं सही नहीं लगेगा, नहीं पहन पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपका परचेज का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है कि भाई क्यों खरीदना, ये पैसा वेस्टेज। या फिर पर्सनालिटी, कि मेरे पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगा। तो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, देयर आर सो मेनी रीजंस where we can leave the decision of purchasing the product। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका, कि फाइनली जो है एक बार प्रोडक्ट परचेज होने के बाद क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट खरीदने के बाद फाइनली क्या होगा, सेटिस्फैक्शन, कि भाई प्रोडक्ट जो है लिया तो हम कितने सेटिस्फाइड हैं, दैट विल बी हैपन आफ्टर द परचेज। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर अब ये चीज याद रखिएगा कि द आउटपुट इज समथिंग वेयर द कस्टमर विल गो, यानी या तो खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन कौन से स्टेज पे जाके छोड़ेंगे वो बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि अटेंशन पे जाके छोड़ देना, ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन, ब्रांड के समझ के छोड़ देना, एटीट्यूड डेवलप कर लिया यस और नो, फिर छोड़ देना, इंटेंशन के बाद मतलब लेने का मन बनाने के बाद छोड़ देना, हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटस रीजन हो, पैसा नहीं हो, बहुत ज्यादा खर्च हो चुका हो पैसा, और फिर एक होता है फाइनली परचेज कर लेना, यानी कि फाइनली आप क्या कर लोगे, प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे, खरीद लोगे। आई बात समझ में सबको? सो यहाँ पर ये होता है आपका हार्वर्ड स्टेट मॉडल खत्म। लेकिन हार्वर्ड स्टेट मॉडल में मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, अटेंशन। ये देख लो आउटपुट वेरिएबल्स में क्या क्या है, अटेंशन। द बायर का लेवल जो होगा कंसंट्रेशन का, अलर्टनेस का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा, अटेंशन शो करेगा, लेकिन वो फाइनली प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर अवेयरनेस होगा बायर को प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन में आकर के रुक जाएगा। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज समथिंग जहां पर बायर जो है वो इवैल्यूएशन करेगा ब्रांड का, ठीक है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यहाँ पर आपको पसंद होगा तो लोगे, डिसलाइक मतलब एक बार पसंद आया कि ठीक है लेंगे, फिर एटीट्यूड बदल गया, नहीं लेना, नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। और ये होता है द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, एक बार ये प्रोडक्ट पसंद आया लेकिन हो सकता है वही प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम पसंद ना आए, ठीक है। अब परचेज बिहेवियर, यहाँ पर बेसिकली वही होगा कि फाइनली आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, खरीद लोगे, यानी इन सारे थ्रू आप जाओगे एंड प्रोडक्ट को क्या करोगे, खरीद लोगे, ठीक है। अब एक्सोजेनस वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 4 तरीके के पिलर्स होते हैं। इनपुट, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, पहला इनपुट, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, एक्सोजेनस वेरिएबल एंड आउटपुट। तो एक्सोजेनस वेरिएबल को मैंने नहीं बताया था, आप लोगों को बता दिया था परसेप्चुअल में, लर्निंग और परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट बता दिया था। तो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट का ये दोनों पार्ट, ठीक है। एक्सोजेनस वेरिएबल वो सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर बीच में ही परचेज छोड़ देता है, यानी कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कि आपका परचेज करना कितना जरूरी है, कई बार होता है कि प्रोडक्ट को परचेज करना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, तो उस केस में कई बार आप ना इतने सारे स्टेजेस पे जाते ही नहीं हो, सीधे प्रोडक्ट खरीद लेते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज, और कई बार उस प्रोडक्ट को खरीदने का कोई रीजन नजर नहीं आता है, तो फाइनली उस प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदते। सो एक्सोजेनस वेरिएबल्स आर नोन एज एक्सटर्नल वेरिएबल्स, राइट।
एक्सोजेनस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब क्या होगा? जो चीज बाहर की तरफ से कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, इंटरनली नहीं इफेक्ट कर रहा है, बाहर से इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि परचेज करना है, अरे ये क्या खरीदने का, जो छोड़ो, नहीं नहीं बहुत जरूरी है। याद होगा प्रैक्टिकल बनाना होता तो प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे दौड़ के लेकर आते थे, याद है? जरूरी था, 2 दिन में जमा करना था, जरूरी था। 1 महीने बाद प्रैक्टिकल एग्जाम है, छोड़ो बाद में खरीदेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है परचेज का? घर में शादी है, ड्रेस खरीदना है, अरे पड़ोसी क्या शादी है, क्या खरीदना है, ट्रू। तो दैट इज एक्सटर्नल। इंपॉर्टेंस क्या है उसको खरीदने का, जरूरी कितना है वो सामान खरीदना। पर्सनालिटी वेरिएबल, मैं सिर्फ फॉर्मल क्लोथ डालता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ प्लेन क्लोथ डालता हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। वो प्रिंटेड क्लोथ है, नहीं पहन सकता। प्रिंटेड क्लोथ है, चलो ट्राई कर सकते हैं। सो समथिंग पर्सनालिटी वेरिएबल, नहीं ये अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, मेरे पर्सनालिटी पे सूट करेगा, ठीक है, खरीदेंगे। नहीं मेरे पर्सनालिटी के साथ सुटेबल नहीं है, नहीं खरीदेंगे। क्लियर हो गया? तो समथिंग रिलेटेड विद द पर्सनालिटी वेरिएबल, जो हम लोग को कैरी करने का हैबिट, अपने आप को हर एक कोई कैरी करता है, क्लोथ से ड्रेस जो भी आप डालते हो, आप अपने आप को कैरी करते हो, तो आपका कैरी करने का क्या हैबिट है, ये हो गया एक। सोशल क्लास, आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है। रिच, एक्सट्रीम रिच पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज सैट्रो, ट्रू। What they are going to purchase? True. Why? The question is why? Because they are rich and they are afford the product as well as they are going to show in the front of people. ठीक है? Exactly. That's related with the standard. अगर आज शाहरुख खान सैंट्रो में आ जाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। It might be, लेकिन I'm just normally showing that if he is visiting the Karan Johar's party with that Santro, is it going to? Yeah, definitely that is going to become breaking news. But the question will be, क्या शाहरुख खान की इतने पैसे नहीं थे? He is not able to purchase a car. Like I'm giving the example only. Don't take it personally. So in short, समझ में आ गई चीज? तो यहाँ पर रिलेटेड विद द सोशल क्लास, लाइक आपकी फैमिली कैसा, आपका सोशल ग्रुप कैसा है। लाइक समटाइम योर सोशल ग्रुप इज सो मच हाई फाई दैट इफ यू वांट टू टेक द टी फ्रॉम द टपरी वाला, यू हैव टू गो टू द चायोस। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब है कि आपका सोशल क्लास अगर ऐसा है कि जहां पर आप टपरी वाली चाय, मतलब नॉर्मल टपरी वाली चाय पीना पसंद करते हो, नॉट बिकॉज 5 रुपए 10 रुपए की बात है, बट बिकॉज यू लाइक दैट। But unfortunately, आपका social class इतना high fi है, where everyone will have to be drink the reputed tea, so they will go to the chayos, right? So here, what kind of social class, what kind of family you have, what kind of friends you have, it matters a lot during the purchasing the product. ठीक है? अब जैसे ले लिया और जाकर के वेंडर से हम लोग कोई कपड़े खरीद रहे हो, तो सोच फ्रेंड्स क्या कहेंगे, होता है ना सोशल क्लास, राइट? So here and the culture. Culture is something related with the belief, that is related with the dressing. जैसे अब जैसे दुल्हन जो होती है ना, क्रिश्चियन में कौन कैसा पहनती है, व्हाइट गाउन, राइट? बट वही अगर हिंदूज ब्राइड, पंजाबीज ब्राइड, व्हाट काइंड ऑफ, दे आर वेयरिंग लहंगा, दे आर वेयरिंग साड़ीज, राइट? So in short, because of the cultural differences, sometimes we are basically stick to particular culture and we cannot able to break that culture to purchasing some particular product. True? Clear हो गई बात? So here, so the culture is related with the आपकी belief क्या है, आपका सोच क्या है, आपका motives क्या है, culture कैसा है आपका। अब आप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी आपकी ऑथोरिटी क्या, आपका स्टेटस क्या है। अगर कोई कंपनी का सीईओ है, सुंदर पिचाई, राइट? तो हाँ, ऑब्वियसली गूगल के सीईओ है, तो अब तो शायद आई थिंक सो कि शायद कुछ हुआ है, चेंज हुए हैं क्या, सेम ही है। So here, the buyer's interaction with the social groups define that what is their authority, what is their status, what is their power, ठीक है? So in that case, you are मतलब आपका सोच का लेवल, ऑर्गेनाइजर आप कितने फॉर्मल पर्सन हो, कितने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, समथिंग रिलेटेड विद दैट। एंड द टाइम प्रेशर इज समथिंग वेयर कि आप बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, इतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग के चक्की में पिस नहीं सकते खुद को, यानी they cannot give effort, lot of effort or lot of time to purchasing the product, ठीक है? So sometimes time pressure, requirement वो उस समय नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं,
राइट। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटस, यानी प्रोडक्ट खरीदने की अफोर्डेबिलिटी क्या है, मतलब खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते। सो कंक्लूजन हार्वर्ड स्टेट मॉडल ये बताता है कि बेसिकली हार्वर्ड स्टेट मॉडल एम्फसाइज करता है रिपीटेटिव बाइंग बिहेवियर में, यानी कितनी बार आप प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हो, ठीक है, कंज्यूमर या हो या इंडस्ट्रियल बायर। इंडस्ट्रियल बायर कौन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाँ, एम्पेरिकल अप्रोच ये बोलता है कि बेसिकली बायर्स का जो माइंडसेट क्या है प्रोडक्ट को लेकर के, सर्विस को लेकर उनका माइंडसेट क्या है, और कैसे वो टेस्ट करते हैं वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कितना काम का है प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन शॉर्ट दिस मॉडल इज नॉट 100% ट्रू मॉडल, बट 100% कंप्लीट ये भी नहीं है, लेकिन दे आर शोइंग द रियल व्यू ऑफ द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर किस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस चलता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और ये थॉट प्रोसेस इफेक्टेड होता है 3 डिसीजन से, एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है लिमिटेड, और एक होता है रिस्पॉन्स। क्लियर हो गई बात। हार्वर्ड स्टेट मॉडल, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट इन हार्वर्ड स्टेट मॉडल में? किसी को भी कोई डाउट है ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? Online class and offline class, anyone have any doubt? Okay, so see you all in the next class. नहीं, अभी कुछ questions हैं जो आप कर लीजिए, important questions मैं कुछ लिखवा रही हूँ, कुछ topics लिखवा रही हूँ, सब लोग देख लीजिए। सबसे पहला जो question है from the market segmentation, I think so कि उतने question की जरूरत नहीं है, फिर भी सुन लो। Market segmentation क्या है, STP model क्या है, what is market segmentation, ठीक है। STP पहले लिखो, व्हाट इज STP मॉडल, STP मॉडल क्या है, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, STP मॉडल क्या है, व्हाट इज STP मॉडल, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज STP मॉडल, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट इज टारगेटिंग, व्हाट इज पोजिशनिंग, ठीक है। तीनों का इंपॉर्टेंस, ऑल तीनों का इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस, टारगेटिंग का इंपॉर्टेंस, पोजीशनिंग का इंपॉर्टेंस, और तीनों के बेसिस, यानी किस बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं, किस बेसिस पे हम टारगेटिंग करते हैं मार्केट को, और लास्ट में आपका आएगा पोजीशनिंग, हम क्या कौन कौन से बेसिस पे करते हो। तीनों का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, तीनों का इंपॉर्टेंस, यानी टारगेटिंग क्यों करना जरूरी है, पोजीशनिंग क्यों से क्या बेनिफिट होता है कंज्यूमर को, सेगमेंटेशन से क्या बेनिफिट होता है कंज्यूमर को। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन क्या क्या हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कर लिया, लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए मुस्कान? सबके इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, तो सबका आपका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, what is the difference between customer and consumer, what is the difference between customer and consumer, customer और consumer का क्या difference है, clear हो गई बात। next question is what are the types of consumers, what are the types of consumers, what are the types of consumers, why consumer behavior need to analyze, why consumer behavior need to analyze or need to study, why consumer behavior need to study or why consumer behavior need to analyze। clear हो गया। कितने क्वेश्चन हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the traditional consumer behavior model, what are the various traditional consumer behavior model। ट्रेडिशनल कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल में कौन कौन से मॉडल थे? साइको एनालिटिकल है, लर्निंग है, सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। तो तीन, ये चारों टाइप के
चारों टाइप के क्या है आपके ये ट्रेडिशनल मॉडल. So what are the various traditional models? What are the various traditional models? What are the various traditional models? Traditional models कौन-कौन से हैं? Next question. What is EKB model? EKB model, Angel Collab Blackwell. EKB model. What is EKB model? Next, explain EKB लिख लो. Explain EKB. फिर next लिखो हाँ नहीं इसी में लिख लो. Explain की जगह what is लिखा है ना, explain लिख लो. ठीक है. Next लिखो explain Nicosia model. Nicosia. Next question. Next question. What are the various factors affecting or influencing? What are the various factors influencing or affecting consumer behavior? Factors affecting the consumer behavior. Factors. What is Maslow need hierarchy theory? What is Maslow need hierarchy theory? Maslow need hierarchy theory हो गया. Next question लिखिए. What are the various buying motives? 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 Buying motives क्या है? ठीक है. Next question is buying motives लिख लिया. Next लिख लो. What are the various? What is buying roles? Consumer buying roles. ROLES. Role वो नहीं, पनीर रोल नहीं, roles. ROLES वाला. ठीक है. Next लिखो. Buying roles. Consumer buying roles. BUYING buying ROLES role. यानी कंज्यूमर का क्या क्या रोल है प्रोडक्ट को खरीदने में. इनिशिएटर आइटा याद करवाया था ना, आइटा याद करवाया था ना, वही. नहीं इस पे बड्डी याद करवाया था तुम लोगों को. आइटा कुछ बड्डी इसमें बड्डी याद करवाया होगा. बायर, डिसाइडर, इन्फ्लुएंसर, इनिशिएटर, यूजर. ओके. नेक्स्ट वन. Next question. What are the types of buyer behavior? What are the types of buyer's behavior? What are the types of buyer behavior? And next question लिख लो. What are the types of buyer behavior? Next question is what are the stages in buying decision process? What are the stages in buying decision process? कितना question हुआ? 19. ठीक है. अब what is adoption process? Adoption process क्या है? Consumer behavior. What is adoption process? What is the adoption process done by the consumer? कैसे adoption process करता है consumer? इसमें आइटा था ना, awareness, interest, evaluation, trial, adoption. कैसे प्रोडक्ट को आप अडॉप्ट करते हो, फाइनली कैसे रिपीट परचेज करोगे, तो अडॉप्शन प्रोसेस. बाइंग डिसीजन प्रोसेस एंड अडॉप्शन प्रोसेस दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. हार्वर्ड सेट मॉडल तो लिख ही लो, वो तो नोन ही है. हार्वर्ड सेट मॉडल. What is the meaning of market? What is the meaning of research? पहले को what is the meaning of research? What is the meaning of research? पहले रिसर्च लिखो, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट रिसर्च. पहले रिसर्च क्या होता है? मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? याद है ना? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, राइट. सो यहाँ चलो लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट रिसर्च. What is the meaning of research? What is the meaning of marketing research? What are various importance and objective of market research? Importance क्या है, objective क्या है market research का? What are the various objective और next question is importance of market research. Next question is, next लिखिए
What is the market research process? लिखिए, what is the market research process? What is the market research process? Yes, Mani. ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंस नहीं, इकट्ठे भी लिख सकते हो, 2 या 5 नंबर वाले पे। अलग-अलग रहते हैं, सबसे अलग पड़ जाएगा। ठीक है बेटा। मार्केट मार्केट रिसर्च प्रोसेस क्या क्या है वो लिख लेना। What is the market research process? What are the steps under market research process? ठीक है। एक और क्वेश्चन है रिसर्च के ऊपर। What is the characteristic of good research? What are the characteristics of good research? What are the characteristics of good research? Good research का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, रिसर्च कैसा होना चाहिए, फाइंडिंग्स कैसा होना चाहिए, गुड रिसर्च का क्या फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? मार्केट रिसर्च का एप्लीकेशन क्या क्या है? ठीक है, मार्केट रिसर्च का क्या एप्लीकेशन है? खत्म। रिसर्च से कितने क्वेश्चंस हुए? ठीक है, काफी है। ऑफ मार्केट रिसर्च कितना क्वेश्चन हुआ है? 28 हो गया है ना, तो आगे की कंज्यूमरिज्म वाले से नहीं लिखना है। The 2 chapters are left from where I am going to give the question today only, या मैं आज या फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी टॉपिक में डाउट हो मुझे आप लोग बता सकते हो।